हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। BEGAE 182 का आज गेस्ट पेपर देखेंगे जून 2025 की एग्ज़ाम के लिए। इस बुक का नाम है दोस्तों इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है और 50 मार्क्स का ये पेपर है। पास होने के लिए आपको 18 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे सवाल आएंगे, कैसे उनका आंसर लिखना है ना, फॉर्मेट क्या होता है, लेटर कैसे लिखने होते हैं, डायलॉग राइटिंग कैसे करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और नर्वसनेस को फील कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है पेपर को लेकर, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो ईयरफोन लगा के, ठीक है, और बहुत ही शांति के साथ में सुनते जाओ। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, आपकी बुक पढ़ी, जो मुझे ऐसा लगा कि रिपीट हो सकते हैं सवाल, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे 100 वर्ड्स लिमिट दे रखी है और सही आंसर के लिए आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी कि 20 नंबर की जो अरेंजमेंट है वो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। कोई 4 आपको लिखने हैं सेलेक्ट करने करके, लेकिन मैंने बहुत सारे लिखे हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकाल कर। तो दोस्तों पहला सवाल लिखा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड स्पीच इवेंट। दोस्तों ये सवाल है, ये आता रहता है एग्ज़ाम के अंदर। कन्वर्सेशन होता क्या, इसकी डेफिनेशन बता दो। जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय रिलैक्स्ड लैंग्वेज एंड ए लैक ऑफ स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटी। यानी कि दोस्तों जैसे कि दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिलैक्स फील करते हैं। पहली बात तो कंफर्ट वाली लैंग्वेज को यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटी नहीं रहती है। जैसे कि अपन प्रिंसिपल से बात करते हैं तो हम थोड़ा सा नियमों को देखते हुए बात करते हैं, राइट। तो कन्वर्सेशन क्या होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटी नहीं पाई जाती है। इट इन्वॉल्व्स, यानी कि इसके अंदर शामिल होते हैं ए टू वे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद पार्टिसिपेंट्स टेकिंग टर्न्स टू स्पीक एंड लिसन। यानी कि इसमें ए टू वे एक्सचेंज, यानी कि आपका दोस्त है बोलने वाला और आप भी खुद बोलने वाले हैं, तो दोनों तरीके से आप जो है आइडिया को शेयर करोगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे, ठीक है। और आप क्या कहलाओगे, पार्टिसिपेंट्स कहलाओगे, और बारी बारी से बोलते जाओगे, सुनते भी जाओगे। ये होता है कन्वर्सेशन। पार्टिसिपेंट्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू कंट्रीब्यूट एंड शेयर दियर थॉट्स। यानी कि जो भी कन्वर्सेशन या बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास में समान अवसर होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होते हैं अपने जो विचार हैं उनको शेयर करने के लिए। कन्वर्सेशंस कैन शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब आपसी रुचि। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो कि यार कल IPL में कौन सा मैच था और कौन जीती थी, फिर आप अचानक से आ जाते हो कि यार मुझे एक नई बाइक खरीदनी है। तो दोस्तों कन्वर्सेशन में है ना, टॉपिक बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। दे ऑफ्टन अराइजेज नेचुरली विदाउट प्री प्लानिंग। यानी कि दोस्तों बिना किसी प्लानिंग के कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप दोस्त से बात करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोच सके क्या बात करने, किस तरह से बात करने है, ये होगा कन्वर्सेशन, ठीक है। स्पीच इवेंट क्या होते हैं वो ध्यान से सुनो, इसके एग्जाम्पल देखो स्पीच इवेंट के। एक तो स्पीच खुद होता है, प्रेजेंटेशन होते हैं और लेक्चरर्स, ये सब स्पीच इवेंट के टाइप हैं, प्रकार हैं। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं देखो। ऑफ्टन मतलब प्राय, इन्वॉल्व शामिल होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशंस विद स्पेसिफिक इंट्रोडक्शंस, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। दोस्तों प्रेजेंटेशन लिखना आपके एग्ज़ाम के अंदर अलग से भी सवाल आता है। तो प्रेजेंट आप किसी टॉपिक को जब करते हैं तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं कि मेरा नाम नेहा है, ठीक है, या फिर रोहित है। इस तरह से ग्रीटिंग के साथ में आप शुरुआत करते हो। फिर बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखते हो, मेन कंटेंट, यानी कि आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, और कंक्लूजन इसका निष्कर्ष, यानी कि आपने जो भी प्रेजेंट किया। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट निकालना चाहते हो मार्केट के अंदर, कंपनी आपकी, तो फिर आप बताएंगे कि इस प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब इस तरह से बेचा जा सकता है, ये कंक्लूजन्स में आप लिखते हैं, ठीक है। टिपिकली इन्वॉल्व्स ए डेजिग्नेटेड स्पीकर एड्रेसिंग एन ऑडियंस। टिपिकली इन्वॉल्व्स ए डेजिग्नेटेड
स्पीकर एड्रेसिंग एन ऑडियंस, यानी कि दोस्तों जो भी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है, वो अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एक एक जो वर्ड है वो बोलता है। ऑडियंस पार्टिसिपेशन इज ऑफ्टन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक टाइम्स लाइक क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, यानी कि दोस्तों जब भी आप कोई जैसे कि डिजिटल स्क्रीन पे आप प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, ठीक है, तो सामने जो ऑडियंस बैठा ना वो बीच में नहीं रोक टोक सकता आपको। हाँ बिल्कुल, आप टाइम दे सकते हो उनको कि मैं लास्ट में जब आपसे क्वेश्चंस और आंसर पूछूंगा तभी बीच में बोलना आप। इट में हैव स्पेसिफिक गोल लाइक इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग और एंटरटेनिंग द ऑडियंस, यानी कि जो स्पीच इवेंट होते हैं इनका एक मुख्य लक्ष्य होता है, या तो वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं या फिर अपनी बात पर दूसरों को राजी करना परसुएडिंग कहलाता है, या सूचना देने के लिए। इट ऑफ्टन शेड्यूल्ड इवेंट्स विद ए डेजिग्नेटेड लोकेशन एंड टाइम, यानी कि दोस्तों जो स्पीच इवेंट होते हैं इनमें पहले से ही बता दिया जाता है कि जो लेक्चर या प्रेजेंटेशन या स्पीच है ये किस जगह पर और किस समय पर दिया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। बैरियर्स का मतलब रुकावट होता है या बाधा, कम्युनिकेशन यानी कि सामान्य बातचीत। तो दोस्तों बहुत तरह की रुकावटें होती हैं, बैरियर्स होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर्स, जैसे कि आपको हिंदी आता है, आप चले गए तमिलनाडु, वहाँ पे तमिल बोल रहे हैं तो आप समझा ही नहीं पाएंगे आपको आपके विचार क्या हैं, आप समझ नहीं पाएंगे उनकी भाषा, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये लैंग्वेज बैरियर के कारण कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान या एक्सचेंज नहीं हो पाता। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि सामने वाले की फीलिंग्स कुछ और हो सकती है, सामने वाले का एटीट्यूड, ईगो टाइप कुछ और दिक्कत हो सकती है, ठीक है, वहाँ पर भी रुकावट आ जाएगी। मान लो सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, किसी भी कंपनी या संगठन के अंदर होने वाली जो रुकावटें हैं, जैसे कि आपकी बॉस के साथ में नहीं बनती है किसी भी रीजन की वजह से, तो जब आप बात करना स्टार्ट करोगे तो बॉस आपकी बात अच्छे से कभी नहीं सुनेगा। कल्चरल बैरियर्स, सपोज दैट आप चले गए अफ्रीका चले गए, ठीक है, आपकी कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर और अफ्रीका कल्चर अलग है, राइट, तो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं इनसे बातचीत कैसे स्टार्ट करूँ, कम्युनिकेट कैसे करूँ, तो कल्चरल बैरियर्स में लिख देना। फिजिकल बैरियर्स क्या होता है, जैसे कि आप माइक लगा के कैमरा ऑन करके आप वीडियो बना रहे हो, आपका माइक ख़राब हो जाता है तो मैं आपको सुन ही नहीं पाऊँगा, ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, हो सकता है दोस्तों सामने वाला मतलब गूंगा हो या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, कोई सामने वाला बहरा हो सकता है, इस कारण से भी हम अपना मैसेज है वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाते, अपने संदेश को प्रभावपूर्ण तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ये रुकावटें होती हैं कम्युनिकेशंस में या बातचीत में। आगे चलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स। आपके जो विचार हैं या आप जो सूचना सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं या तो वो लिखित में देते हैं या बोल के देते हैं, ऐसा कम्युनिकेशन या ऐसी बातचीत वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। एक होती है नॉन वर्बल, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझाना, तो अपन यहाँ पे समझ रहे वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ ए टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए सेंडर हु इनकोड्स ए मैसेज एंड ए रिसीवर हु डिकोड्स इट। देखो इनकोडिंग क्या होती है, जैसे कि सामने आपका दोस्त बैठा है, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, अभी आपके मन में एक थॉट आया कि यार मनाली जाना है घूमने, तो आपने पहले ही मन के अंदर बहुत सारे विचार बना लिए कि मैं इसको इस तरह से कन्वे कर लूँगा, ये मान जाएगा, मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। तो दोस्तों तब आप इनकोड कर रहे होते हो, फिर आप अपनी ज़ुबान से उसको बोलते हो और सामने वाला मैसेज समझ जाता है। इनकोडिंग इसे कहते हैं कि आपके मन के अंदर पहले विचार थॉट्स आते हैं, फिर आप आवाज़ के माध्यम से, ठीक है, वॉइस के माध्यम से सामने वाले को बताते हो, इनकोडिंग इसे कहते हैं। डिकोडिंग किसे कहते हैं, सामने वाला आपके मैसेज को किस तरह से समझ रहा है, हो सकता है वो आपके द्वारा कही गई बात का किसी और तरह से व्याख्या कर दे और कुछ ही समझ ले, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं समझ कुछ और ले, वो डिकोड कहलाता है, यानी कि सामने वाला किस तरह से मैसेज आपका समझता है। तो दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसके अंदर एक तो सेंडर होता है जो मैसेज पहुंचाता है और एक रिसीवर होता है जो कि
जिसे हिंदी में श्रोता भी कहते हैं, या जो मैसेज प्राप्त करता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक क्लैरिटी ऑफ स्पीच, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। यानी कि दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन कब प्रभावपूर्ण माना जाएगा, ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं उनमें कितनी स्पष्टता है, कितने क्लैरिटी है, और आपने शब्दों का चयन किस तरह से किया है, ठीक है, और सामने वाला मैसेज किस तरह से समझता है, तो इस बात पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखो, स्पोकन वर्ड्स में क्या क्या आता है, जैसे कि कन्वर्सेशन है ना, स्पीचेज, प्रेजेंटेशंस, इंटरव्यूज़ और मीटिंग्स, ये सब क्या है, स्पोकन वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। रिटन वर्ड्स में भी अपन मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल भेजकर, टेक्स्ट मैसेज भेजकर, है ना, व्हाट्सअप वगैरह पर, लेटर्स, रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट, जैसे कि फेसबुक पे को आपने कोई पोस्ट डाल दिया, कमेंट कर दिया, वो रिटन वर्ड्स में आप सामने वाले से क्या कर रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। समझ गए। इसका क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप, यानी कि आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि संघर्षों का समाधान कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर पहले में ही चौथा सवाल है दोस्तों, एक्सप्लेन हाउ विजुअल एड्स कैन बी यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स। ये दोस्तों आया हुआ सवाल है, रिपीट हो सकता है। देखो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है, तो वहाँ पे है ना दोस्तों, आपका जो प्रेजेंटेशन कब अट्रैक्टिव बनेगा, कब आकर्षक बनेगा, सामने वाले, मान लो आपके जो साथी बैठे हुए हैं, बॉस बैठा हुआ है, मान लो आपने ऐसी पीडीएफ तैयार की जिसके अंदर बहुत सारे चार्ट हैं, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हैं, ठीक है, तो आपने फ़ोटो का इस्तेमाल किया है, वीडियो का इस्तेमाल किया है, ग्राफ का, चार्ट का इस्तेमाल किया है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों विजुअल एड्स, जिसके माध्यम से आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, विजुअल्स लाइक चार्ट्स एंड ग्राफ्स कैन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्मेट्स। यानी कि दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है डेटा समझाने में, जैसे कि किसी देश की पॉपुलेशन समझा रहे हैं अपन, ठीक है, तो अगर आप चार्ट बना के, ठीक है, या फिर कोई डायग्राम बना के उसको बताते हैं विजुअली, तो वो बहुत कठिन से कठिन बात आसानी से समझा सकते हो आप। मेकिंग इट ईजियर फॉर द ऑडियंस, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए ईजी हो जाएगा क्या आप प्रेजेंट कर रहे हो, टू ग्रेस्प द की पॉइंट्स, यानी कि सामने वाला जो ऑडियंस है वो आपके हर एक पॉइंट को समझ पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। विजुअल्स एड्स स्पेशली हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस कैन ग्रेब द ऑडियंस अटेंशन एंड मेक द प्रेजेंटेशन मोर विजुअली अपीलिंग। यानी कि दोस्तों अगर आपने प्रेजेंटेशन में वीडियो, फोटो, चार्ट्स इनका इस्तेमाल किया है, ठीक है, और बहुत ही एचडी क्वालिटी की इमेज का यूज किया है प्रेजेंटेशन में, किसी भी टॉपिक को अगर आप समझा रहे हैं, तो जो ऑडियंस होगा आपका, जो आपको देख रहा है वहाँ पर, ठीक है, ऑफिस के अंदर, तो वो बोर फील नहीं करेगा और अटेंशन देगा आपको। इमेजेस कैन इवोक इमोशंस इन द ऑडियंस अलाउिंग देम टू कनेक्ट विद द टॉपिक ऑन ए डीपर लेवल। इवोक क्या होता है दोस्तों, कि मतलब किसी चीज़ को देखकर विचार बहुत तेज़ी के साथ में आने लगे, इसको इवोक कहते हैं। तो जो फोटोग्राफ अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो उनसे जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट हो पाता है डीपर लेवल पे, बहुत गहरे स्तर पर। विजुअल्स कैन मेक द प्रेजेंटेशन मोर डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग, प्रिवेंटिंग द ऑडियंस फ्रॉम बिकमिंग डिसएंगेज्ड। देखो, एक तो होता है इंगेज होना, यानी कि ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन को लगातार देख रहा है, समझ रहा है आपकी बातें, और डिसएंगेज का मतलब है कि वो उसको नींद आने लग जाएगी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आप बहुत घटिया तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन अगर विजुअल्स का इस्तेमाल करोगे, फ़ोटो का, वीडियो का, ठीक है, चार्ट्स वगैरह का, तो उसको बोरियत फील नहीं होगा, वो डिसएंगेज्ड नहीं होगा, वो लगातार देखता रहेगा आपके प्रेजेंटेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले में ही पांचवा सवाल लिखा है दोस्तों, डिस्क्राइब विद सूटेबल एग्जाम्पल्स फोर बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होता है दोस्तों बहुत ही गहरा चिंतन, है ना, तो डिस्क्राइब विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ठीक है, जो कम्युनिकेशन में डिस्कोर्स होते हैं 4 टाइप के वो बताने हैं। द 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स, पहला होता है नरेशन, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन, तीसरा होता है एक्सपोजिशन,
चौथा होता है आर्गुमेंटेशन। पहला नरेशन, दिस इन्वॉल्व्स टेलिंग ए स्टोरी और रिकाउंटिंग ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। यानी कि दोस्तों किसी भी घटना को अगर सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है कि पहले ऐसा हुआ, फिर बाद में ऐसा हुआ, अंत में ऐसा हुआ, वहाँ पर कौन सा डिस्कोर्स इस्तेमाल किया जाता है? नरेशन डिस्कोर्स इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, द ओल्ड वुमेन वोक अप टू ए लाउड क्रेश, यानी कि एक जो बूढ़ी महिला थी वो बड़े धमाके की आवाज़ सुनकर जग गई। सी ग्रोगली मेड हर वे टू द विंडो एंड शो ए कैट स्टक इन द ओक ट्री। ठीक है, एक प्रकार का पेड़ होता है ओक। तो देखा उस बूढ़ी महिला ने कि एक पेड़ के बीचों बीच एक जो बिल्ली है वो फंसी हुई थी, अपनी खिड़की से वो बूढ़ी महिला देख रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शंस, दिस फोकसेस ऑन क्रिएटिंग ए विविड इम्प्रेशन। विविड का मतलब बहुत ही विस्तृत है ना, बहुत ही व्यापक रूप में, ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी कि दोस्तों देखो, आप समझो, द ओल्ड हाउस स्टूड ऑन ए हिल, यानी कि एक पुराना घर है वो पहाड़ियों पे बसा हुआ है। इट्स वेदर्ड ग्रे सिंगल स्लैंटिंग अगेंस्ट द स्काई, क्लाइम्ड इट्स स्टोन वॉल्स एंड ए क्रूक्ड चिमनी। वापस से पढ़ते हैं। द ओल्ड हाउस स्टूड ऑन ए हिल, यानी कि एक बहुत पुराना घर है पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ। इट्स वेदर्ड ग्रे सिंगल स्लैंटिंग अगेंस्ट द स्काई, यानी कि यूरोप में कैसे घर होते हैं? तिकोने टाइप के घर होते हैं ना, उनकी जो छत है वो आसमान को छू रही ऐसा लग रहा है। आई क्लाइम्ड इट्स स्टोन वॉल्स, यानी कि एक प्रकार की बेल है, ठीक है, एक प्लांट है आइव नाम का, मतलब एक वो दीवार के सहारे, ठीक है, पत्थर की जो दीवार है उसके सहारे वो बेल चढ़ रही है ऊपर। एंड ए क्रूक्ड चिमनी स्पाउड ए थिन प्लम ऑफ स्मोक, यानी कि एक चिमनी से जो धुआं है ना, ऐसा लग रहा है कि वो पतली नाली के रूप में आसमान में जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है? दिस फोकसेस ऑन क्रिएटिंग ए विविड इंप्रेशन ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे समझ रहे हो कि यहाँ पर जो भी ऑथर है, लेखक है, वो किसी भी जगह या किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताता है कि वहाँ पर पहाड़ पर बसा हुआ एक ऐसा घर था, है ना, जिसकी जो छत है वो आसमान को छू रही थी, और वहाँ पे एक प्लांट था, वो प्लांट दीवार के सहारे, पत्थर की दीवार के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। ठीक है, और एक वहाँ पे चिमनी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि आसमान में नाली बनी हुई एक, और उससे धुआं निकल रहा चिमनी से। ठीक है, तो उस जगह के बारे में बहुत ही व्यापक रूप से, अधिक रूप से बताया गया है। ये डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। एक्सपोजिशन क्या होता है? दिस एम्स, यानी कि इसका उद्देश्य होता है टू एक्सप्लेन और इन्फॉर्म, व्याख्या करना या सूचना देना, द ऑडियंस अबाउट ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में ऑडियंस को सूचना या उसकी व्याख्या देना, ये एक्सपोजिशन कहलाता है। ठीक है, द एग्जाम्पल देखो, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, यानी कि फ्रांस की जो राजधानी वो पेरिस है। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर साइन इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ देश है, राइट। तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या बता रहा है? सीधा सीधा एक इन्फॉर्मेशन बता रहा है। आगे चलते हैं। आर्गुमेंटेशन, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग रीजंस एंड एविडेंस टू सपोर्ट ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, यानी कि आप अपने ऑडियंस को कोई बात समझाना चाहते हैं, लेकिन तर्क के साथ में, प्रूफ के साथ में, रीजंस के साथ में, वहाँ पर आर्गुमेंटेशंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि तर्क वितर्क इसको कहते हैं हिंदी के अंदर। जैसे कि क्लाइमेट चेंज इज ए सीरियस थ्रेट, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है एक गंभीर समस्या है, टू आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह के लिए। वी नीड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम करना होगा। एंड इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, इनमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले में ही छठवां सवाल लिखा है मैंने, व्हाट आर होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ। ये देखो रिपीट होते रहते हैं ऐसे सवाल, बहुत ही आसान है। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर बोथ स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि
दोस्तों होमोनिम्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण और उनकी स्पेलिंग है वो समान रहती है, लेकिन उनके अलग अलग मतलब या अर्थ निकलते हैं। जैसे कि पहला देखो, बैट, ये एक प्रकार का जानवर होता है, ठीक है, जो उल्टा लटका हुआ नहीं रहता, जंगलों के अंदर, पेड़ों के अंदर, वो बैट कहलाता है। एक होता है बेट, यानी कि जो बल्ला होता है क्रिकेट जिससे खेलते हैं अपन, स्पोर्ट इक्विपमेंट, खेलने का एक टूल। वेल, दूसरा एग्जाम्पल देखो होमोनिम का, वेल मतलब जिसको कुआं कहते हैं अपन, ए सोर्स ऑफ वाटर यानी कि पानी का स्रोत। और एक वही वेल होता है, यानी कि भाई हम नहीं कहते आई एम वेरी वेल, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल उच्चारण समान है, ठीक है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, रोज़ एंड रोज़। एक रोज़ का मतलब होता है फ्लावर, ठीक है, एक रोज़ का मतलब होता है जो राइज की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोज़ होती है। राइज मतलब उदय होना। आगे चलते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड आर ऑफ्टन डिफरेंट स्पेलिंग्स। एग्जाम्पल्स देखो आप कि होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं, मतलब जिनकी ध्वनि बोलते टाइम उनका जो साउंड है वो समान रहता है, लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग रहते हैं और कई बार तो डिफरेंट स्पेलिंग्स भी रहते हैं। मतलब बोलने में आपको समान लगे, जैसे कि देयर, देयर, दे आर, लगभग समान है। ऐसे ही टू, 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 ठीक है, हियर, हियर। अब देखो यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको कोई ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे होमोफोन्स आते हैं, याद कर लेना इनको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले में ही 7वां सवाल, क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है? आता रहता है सवाल। क्रिटिकल रीडिंग जहाँ पर भी देखिए आपको, चाहे वो 10 नंबर का सवाल हो या फिर 5 नंबर का सवाल हो, ये आप लिख के आ सकते हो, आराम से छाप के आ जाना इसे। इट इज़ एन एक्टिव analytical approach to understanding text that involves questioning, evaluating and forming judgments about the author's argument and the text's overall message। यानी कि दोस्तों ये एक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट होता है क्रिटिकल रीडिंग, यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हो, है ना, तो वहाँ पर आप चेक करते हो कि लेखक ने क्या बिल्कुल सही लिखा है, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ इसकी कोई विश्वसनीयता या इसकी कोई रिलायबिलिटी है, क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्या ये जो फैक्ट हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर आप इस तरह से दिमाग लगा के पढ़ते हो, बहुत डेप्थ में और एनालिसिस के साथ में पढ़ते हो, वहाँ पर क्रिटिकल रीडिंग का यूज़ अपन करते हैं, जहाँ पर एक जो पाठक होता है, रीडर होता है, वो सवाल जवाब भी पूछ सकता है, खुद से क्वेश्चनिंग कर सकता है, वो मूल्यांकन इवेल्युएट कर सकता है और जजमेंट यानी कि किसी बात पर अपना डिसीजन भी दे सकता है पढ़ते टाइम। क्रिटिकल रीडिंग कहलाता है ऐसा। इट रिक्वायर्स एनालाइजिंग द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एंड आर्गूमेंट्स एंड इवेल्युएटिंग देयर इफेक्टिवनेस एंड वैलिडिटी। यानी कि टेक्स्ट का मतलब क्या है? जो रीडर, जो पाठक पढ़ रहा है, कोई भी जैसे कि नोवेल पढ़ रहा है, स्टोरी पढ़ रहा है, तो वो टेक्स्ट कहलाता है। तो टेक्स्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका एनालिसिस करता है ना, हर एक सेंटेंस, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, उसकी लैंग्वेज और आर्गुमेंट्स। Critical readers question the assumptions underlying the text, considering alternative interpretations and perspectives। इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है व्याख्या करना, पर्सपेक्टिव का मतलब नज़रिया या दृष्टिकोण, अजम्पशन का मतलब किसी के बारे में सोच बनाने ला, ठीक है, कुछ मान लेना, अज्यूम कर लेना, कुछ मान लेना, अनुमान लगाना। तो दोस्तों जो क्रिटिकल रीडर होता है ना, वो अपनी तरफ से कुछ अनुमान भी लगाता है और लेखक जो भी छुपे हुए मैसेज बताने की कोशिश करता है, ठीक है, लेखक कुछ ऐसी बातें होता है जो सीधे नहीं बताता, लेकिन जो क्रिटिकल रीडर होता है वो उस मैसेज को जान जाता है कि यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है। अंडरलाइन का मतलब होता है अंतर्निहित। क्रिटिकल रीडिंग हेल्प्स रीडर फ्रॉम their own informed opinions and conclusions based on the text and their own analysis। यानी कि जो क्रिटिकल रीडर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं टेक्स्ट के अंदर, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आधार पर अपने ओपिनियन बनाता है और कंक्लूजन बनाता है। चलो आगे चलते हैं, है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों? और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप 5 बार देख लेना कम से कम, और कमेंट करके भी पूछ सकते हो। किसी को कोई वैल्यूएबल सजेशन देना तो वो भी दे सकता है, ठीक है। पेपर ख़त्म होने के बाद में आपको इसी वीडियो
में कमेंट करना कि पेपर कैसा हुआ, कितना हेल्प हुआ यहाँ से। 8वां सवाल देखते हैं फटाफट से, एसेंशियल्स ऑफ ए ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? जैसे कि 4-5 दोस्त बैठे हुए, आप किसी भी टॉपिक पर अगर बारी बारी से बोलते हो, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण पे बोलना है, ठीक है, और या फिर IPL पे चर्चा कर लो। एसेंशियल्स का मतलब होता है कि ग्रुप डिस्कशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन से ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं जो कि होनी चाहिए। पहला होता है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो। पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, मतलब हमें ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले क्या कह रहे हैं, तभी तो हम अच्छा ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे। नहीं तो बीच में रोका टाकी करेंगे तो फिर ग्रुप डिस्कशन है वो, उसमें इंटरप्शन होगा। सेइंग बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली, यानी कि जितने भी 4-5 दोस्त बैठे हुए हो, चाहे वो वर्बली बोल रहे हो, है ना, मुंह से बोल रहे हो, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही हो, वो आपको क्लोज अटेंशन देनी है उनको। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शित करना एंगेजमेंट थ्रू आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, आप भी मतलब आई कांटेक्ट के माध्यम से और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन के अंदर शामिल हो गए। आगे चलते हैं, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशंस। तो वैल्यू डाइवर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि अलग अलग तरह के जो विचार हैं, दृष्टिकोण हैं, उनकी आपको कीमत समझनी है, उनका सम्मान करना है। कम्युनिकेट थॉट्स क्लियरली एंड कंसाइसली, डिसएग्री पोलाइटली एंड कंस्ट्रक्टिवली एंड अवॉइड इंटरप्टिंग। देखो वैल्यू डाइवर्स पर्सपेक्टिव का मतलब समझ गए हो, अलग अलग तरह के जो विचार होते हैं, कि सारे दोस्तों के विचार एक नहीं हो सकते, लेकिन सभी के विचारों का आपको सम्मान करना है, ठीक है। कम्युनिकेट थॉट्स क्लियरली, यानी कि आपको बातचीत में जो भी सेंटेंस आप यूज करो उसको क्लियर तरीके से कहना है। एंड कंसाइसली, यानी कि उसको संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में। डिसएग्री पोलाइटली, यानी कि अगर आप किसी बात से असहमत भी हैं तो भी आपको विनम्रता के साथ में वो बात है वो रखनी चाहिए, या कहना चाहिए कि भाई मुझे आपकी बात गलत लग रही है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से पोलाइटली वे में बोलना चाहिए। एंड कंस्ट्रक्टिवली, उसी बात को आपको क्रिएटिविटी के साथ में सुधारना चाहिए कि भाई मैं सुझाव देता हूँ कि इस तरह से काम करो तुम, ठीक है। एंड अवॉइड इंटरप्टिंग, बीच बीच में जो रोकने का जो काम है वो नहीं करना चाहिए। और डोमिनेटिंग द डिस्कशंस, देखो डिस्कशन में हावी नहीं होना चाहिए कि आप ही आप बोले जा रहे हो, सामने वाले को कोई मौका नहीं दे रहे हो। आगे चलते हैं, फोकस्ड पार्टिसिपेशंस, कंट्रीब्यूट रेलिवेटिंग आइडियाज एंड इंसाइट, स्टे ऑन द टॉपिक एंड अवॉइड टेंजेंट्स, ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली बिफोर स्पीकिंग, यानी कि बोलने से पहले आप मन के अंदर सोच लो कि मुझे क्या बोलना है, और उसके साथ में आपको कुछ मतलब लॉजिक के साथ में बोलना चाहिए, राइट। कोई रिलेवेंट आइडिया है या कोई भी इंसाइट, आपकी इंसाइट मतलब आपकी जो मन के अंदर जो बातें चल रही हैं, है ना, उनको किसी डेटा या फैक्ट के साथ में बोलो, ऐसे मत बोलो। एंड यूज़ एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स, आप जो भी बातें बोलते हो प्रूफ के साथ में बोलो, एग्जाम्पल के साथ में बोलो, तब जाके ग्रुप डिस्कशन इफेक्टिव होगा। प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिस्कशंस, यानी कि आपको ग्रुप डिस्कशन का मतलब उद्देश्य आपको पता रहना चाहिए कि हम क्यों बैठे में, क्यों चर्चा कर रहे हैं। इनिशिएट, यानी कि प्रारंभ करना, पहल करना। द डिस्कशन व्हेन एप्रोप्रिएट, यानी कि जब भी आपको सही लगे तब आपको इनिशिएट करना चाहिए। समराइज की पॉइंट्स एंड कंक्लूजन, यानी कि अंत में मान लो आपकी बारी है ग्रुप डिस्कशन में, तो जितने भी मेंबर्स थे, जो भी पॉइंट उन्होंने बोले हैं वो सब आप थोड़े से शब्दों में सभी को बताएंगे, समरी उनके देंगे। क्रिएटिंग एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव का मतलब अनुकूल, यानी कि आपको ऐसा माहौल तैयार करना है ग्रुप डिस्कशन के अंदर कि किसी को भी व्यवधान पैदा ना हो, किसी को रुकावट पैदा ना हो, कोई कंफर्ट मतलब सभी लोग कंफर्ट फील करें। बी माइंडफुल ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड अवॉइड ओवर एक्सप्लेनिंग, देखो टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपको समय सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको बोला गया कि 10 मिनट के लिए ग्रुप डिस्कशन करना है आपको, तो समय सीमा का ध्यान रखना है। अवॉइड और एक्सप्लेनिंग, यानी कि आप किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा से विस्तार से नहीं समझाएंगे, नहीं तो सामने वाले का नंबर नहीं आएगा। मेंटेन ए पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, यानी कि आपको सकारात्मक वातावरण वहाँ पे बनाना है। इंक्लूसिव का मतलब है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर जैसे कि 5 दोस्त बैठे हुए हैं, 5 दोस्तों का नंबर आना चाहिए, 5 दोस्तों के विचार हैं वो आपको सुनने चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग द लिटरल मीनिंग एंड इंटरप्रेटिव रीडिंग।
दोनों के बीच में अंतर बताना। रीडिंग फॉर लिटरल मीनिंग, लिटरल का मतलब शाब्दिक होता है, और इंटरप्रेटिव रीडिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। लिटरल रीडिंग देखो, सबसे पहले लिटरल रीडिंग क्या फोकस रहता है लिटरल रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लिसिट स्टेटेड मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपको ग्रेजुएशन के बाद में बैंक की तैयारी करनी है, बैंक की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वही तो आप समझ रहे हो। तो यही क्या है, लिटरली आप इसका मीनिंग ले रहे हो। वैसे ही इसमें और भी बातें शामिल होंगी, जैसे कि स्किल्स इन्वॉल्व लिटरल रीडिंग में क्या स्किल्स होती हैं, रिकॉलिंग फैक्ट्स, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग डेफिनेशंस। लिटरल रीडिंग में क्या शामिल होते हैं, यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी आपको फैक्ट याद है उनको बार बार रिकॉल करना, बार बार याद करना। आइडेंटिफाई मेन आइडियाज़, जो भी उस किताब के जैसे कि स्टोरी पढ़ रहे हो उसके मेन आइडियाज़ क्या है, और घटनाएं किस तरह से उस कहानी के अंदर चल रही हैं, ये सब आपको पहचानना, ये स्किल्स इसमें लगती हैं लिटरल रीडिंग में। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखो, द कैट सेट ऑन द मैट, यानी कि जो बिल्ली है वो मैट पे बैठ गई। तो इसका नॉर्मल मीनिंग निकल रहा है कि हाँ वो बैठ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिटरल रीडिंग है सिर्फ। मान लो किसी कहानी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बिल्ली है वो चटाई के ऊपर बैठ गई, हमने भी बस इतना ही समझा कि वो चटाई के ऊपर बैठ गई बस, है ना, ये नॉर्मल मीनिंग। इंटरप्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, देखो फोकस, इसका फोकस ध्यान कहाँ रहता है, इसका मुख्य ध्यान अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, यानी कि शाब्दिक अर्थ के अलावा, लिटरल मीनिंग के अलावा, मतलब कहाँ पर उसका प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग किया जा रहा है उस सेंटेंस का, रिलेशनशिप्स एंड ऑथर्स पर्पस, यानी कि लेखक है वो किस माध्यम से वो अप्लाई करके हमें चीज़ों को बताता है। स्किल्स इन्वॉल्व क्या क्या चाहिए इसमें, इन्फरिंग यानी कि अनुमान लगाना, एनालाइजिंग सिंबोलिज्म यानी कि प्रतीकों के माध्यम से विश्लेषण करना, आइडेंटिफाइंग थीम्स क्या होते हैं, सेंट्रल थीम, जैसे कि केंद्रीय विचार क्या है ना, मेन थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर मोटिवेशंस, जितने भी कैरेक्टर शामिल होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या मोटिवेशंस हैं, एंड रिकग्नाइजिंग ऑथर्स टोन, है ना, लेखक है हमें कुछ भी समझाने से पहले किस तरह की टोन का यूज कर रहा है, ये स्किल्स इन्वॉल्व होती है इंटरप्रेटिव रीडिंग में, ये सब लिख देना। देखो जैसे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जैसे कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, द कैट सेट ऑन द मैट, वहाँ पे इस कहानी में आया जो बिल्ली है वो मैट पर बैठ गई। देखो इसका एक तो मैंने लिटरल मीनिंग बताया था, नॉर्मल मीनिंग, लेकिन इसका एक और डेप्थ में मीनिंग निकाला ये जा सकता है कि भाई बिल्ली है वो थक गई होगी, है ना, या फिर वो कंफर्ट में आके या लेजीनेस में आके आलसी होकर के वो बैठ गई। मतलब जब हम लिटरल मीनिंग के आगे जाते हैं, बियॉन्ड जाते हैं, तब क्या होता है वहाँ पर इंटरप्रेटिव रीडिंग होती है। वहाँ पे आ रहा है समझ में अब, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर पहले में 10वां सवाल देखते हैं, हाउ आर न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड थ्रू एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले अफिक्सेशन पढ़ते हैं, क्या होता है, इसके अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के नए नए शब्दों का जो निर्माण है वो किया जाता है अफिक्सेशन में। जैसे कि प्रीफिक्स लगा के एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, प्रीफिक्स कहाँ लगाते हैं, किसी भी शब्द के शुरुआत के अंदर लगाते हैं। जैसे कि हैप्पी के पहले अन लगा दिया मैंने, यूएन, तो अनहैप्पी बन गया, नया नया शब्द बन गया ना। तो नए शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं, एफिक्सेशन और कंपाउंडिंग की सहायता से, वो लिख सकते हो आप। आया हुआ सवाल है, रिपीट हो सकता है, हर एक सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इस वीडियो को 4-5 बार देख लेना एग्जाम से पहले। आगे चलते हैं सफिक्स। अफिक्सेशन में दोस्तों जो शब्द हैं उसके अंत में अपन सफिक्स लगाते हैं, और हिंदी में इनको क्या कहते हैं, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड, यानी कि वर्ड के एंड में लगाया जाता है, हैप्पी के आगे लगा दिया हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस बन गया। कंपाउंडिंग क्या होती है, इसके अंदर मतलब दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे कि नाउन और नाउन जुड़ सकते हैं, जैसे कि एयर प्लस पोर्ट, एयरपोर्ट बन गया। ऐसे ही एडजेक्टिव और नाउन जुड़ सकते हैं, है ना, क्या बन जाएगा फिर, एडजेक्टिव और नाउन। एग्जाम्पल देखो, ब्लैक और बोर्ड, ब्लैक क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव, और बोर्ड क्या है, संज्ञा है या नाउन है, तो ब्लैक बोर्ड बन गया। इस तरह से नए नए वर्ड बनाते रहते हैं। वर्ब और नाउन को मिला करके भी अपन नए शब्द बना सकते हैं, जैसे कि ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर पहले में ही 11वां सवाल, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर ए प्रेजेंटेशन सो एज टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव।
देखो प्रेजेंटेशन आप जानते ही हैं, जैसे कि किसी भी टॉपिक पर आप कंपनी वालों को समझा रहे हैं कुछ डिजिटल स्क्रीन पे, वो आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, चीज़ों को आप प्रेजेंट करते हो, बताते हो अपने ऑडियंस को। तो किस तरह से वो प्रभावी तरीके से बताया जा सकता है? पहला तो आपको इंट्रोडक्शन बताना होता है ना। स्टार्ट विद एन इंगेजिंग एलिमेंट लाइक ए थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, रिलेवेंट स्टैटिस्टिक, ए कैप्टिवेटिंग स्टोरी। यानी कि दोस्तों अगर आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना सबसे पहले तो ऐसा कुछ लाइन बोलना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सामने वाले का ध्यान खींचेगी। जैसे कि मैं बोलूँ कि भारत के अंदर है ना जो यूथ है, ठीक है, उसका उसका परसेंटेज कितना है? भारत में इतना यूथ है, 50 to 60% यूथ है। तो यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत आगे जा सकती है अगर इस तरह से मैं शुरुआत करूँगा, तो मेरा बेहतर प्रेजेंटेशन माना जाएगा। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है अलग अलग डेटा इस्तेमाल करना। रिलेवेंट का मतलब प्रासंगिक या महत्वपूर्ण। कैप्टिवेटिंग यानी कि आकर्षित करना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बोलो कि जो ऑडियंस है वो सुनता रह जाए। क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस प्रेजेंटेशन का क्या उद्देश्य है। आगे चलते हैं, ब्रीफली आउटलाइन द मेन पॉइंट्स, यानी कि आपने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया और उसके बाद में दोस्तों अब मेन पॉइंट है वो भी ध्यान से आपको बतानी है। बॉडी में क्या बताते हैं? ऑर्गेनाइज द कंटेंट इनटू डिस्टिंक्ट सेक्शंस। डिस्टिंक्ट का मतलब तो अलग अलग, विद क्लियर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो देखो ये प्रेजेंटेशन का एक वो होता है, एक फॉर्मेट होता है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन शामिल होता है सबसे पहले, उसके बाद में आती है बॉडी। बॉडी के अंदर हम मेन कंटेंट लिखते हैं, इसके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग। इनकॉर्पोरेट विजुअल्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज, वीडियोस टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना। क्या क्या शामिल करते हैं? चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज, वीडियोस, ताकि दोस्तों जो ऑडियंस है वो ऑडियंस समझ पाए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंगेज रहे हमारे कंटेंट के साथ में। यूज़ बुलेट पॉइंट्स, ऐड क्वेश्चंस एंड पोल्स, तो इसके माध्यम से हम और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन को। आगे है कंक्लूज़न। ठीक है, कंक्लूज़न भी आपको शामिल करना होता है प्रेजेंटेशन में, तभी ऑडियंस आपका सुनेगा प्रेजेंटेशन। जैसे कि इसमें समराइज द मेन पॉइंट्स, यानी कि रिकेप करना जिसे कहते हैं। सारे जो मेन पॉइंट है ना वो आप निष्कर्ष में बता दो सभी को, तो सब आपकी बातें सुनेंगे। इम्पेसाइज यानी कि आपको जोर डाल के बताना है इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी आप सूचनाएं प्रेजेंटेशन में देते हैं उनका क्या महत्व बताना है जोर से। ठीक है, प्रोवाइड ए क्लियर कॉल टू एक्शन, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आपको प्रेजेंटेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड विद ए स्ट्रॉन्ग एंड मेमोरेबल क्लोजिंग स्टेटमेंट, यानी कि दोस्तों आपको अंत में ऐसी लाइन बोलनी है कि वो सबका ध्यान खींच ले अचानक से। जैसे कि मैं बोलूँ कि हम सबको मिलकर के बहुत मेहनत करनी है, हमारी कंपनी है वो आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। राइट वाइल राइटिंग ए फॉर्मल लेटर हाउ कैन यू मेक इट जेंडर न्यूट्रल। बहुत ही शानदार सवाल है, समझ में आता नहीं है इसलिए लोग इसे छोड़ के आते हैं। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या है कि आपको इस तरह से लेटर लिखना है किसी को कि सामने वाला समझ ना पाए, क्या नहीं समझ पाए, कि मतलब आप उसको लड़का मान रहे हैं या लड़की मान रहे हैं। जैसे कि मान लो आप मेरे को ही लेटर लिखते हो, ठीक है, तो आप मुझे ये फील नहीं करवाना चाहते, जैसे कि मान लो डियर सर, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि ही और सी, ये सब नहीं लिखना होता। यानी कि सामने वाले को बिल्कुल भी ऐसे नहीं बताना कि आप लड़का हो तो सामने वाला लड़का समझ के आपको लिख रहा है, आप लड़की हो तो लड़की समझ के आपको वो लेटर लिख रहा है। जेंडर न्यूट्रल यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा फील नहीं होना चाहिए किसी को भी लेटर पढ़ते टाइम या लिखते टाइम कि किसी लड़के या लड़की को लिखा जा रहा है, इसे जेंडर न्यूट्रल कहेंगे। जैसे कि दोस्तों हम कैसे बना सकते हैं लेटर को जेंडर न्यूट्रल? पहला है सैल्यूटेशंस, अभिवादन। जैसे कि आप ये शब्द अवॉइड कर सकते हो डियर सर और डियर मैडम अपने लेटर के अंदर, क्योंकि डियर सर लिखेंगे तो हम सामने वाले को बता रहे हैं कि वो सामने वाला क्या है, आदमी है, मेल है। डियर मैडम लिखेंगे तो हम सामने वाले क्या बता रहे हैं कि फीमेल को लिख रहे हैं, तो हमें अवॉइड करना है। ऑप्शंस यानी कि विकल्प के रूप में क्या लिख सकते हैं अपन? टू हुम इट मे कंसर्न्स, यानी कि उसके बारे में लिखा जा रहा है जो कि इससे संबंधित है। डियर कलीग्स, अब डियर कलीग में भी दोस्तों सामने वाले को नहीं लग रहा है कि
मतलब ये लड़के को लिख रहा है, लड़की को लिख रहा है, ठीक है। डियर हायरिंग मैनेजर, राइट। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में देखो 3 लाइनें सेंटेंस लिखी हैं। क्या आपको कहीं पर लग रहा है कि किसी लड़की या लड़के को लिखा जा रहा है लेटर? नहीं पता चल रहा ना, तो यही जेंडर न्यूट्रल कहलाता है। और देखो आप जेंडर्ड लैंग्वेज, ये कुछ जेंडर्ड प्रोनाउन आपको अवॉइड करने होते हैं, टालने होते हैं, जैसे कि ही और सी का यूज़ मत करो आप। ऑप्शंस आपके पास में काफ़ी ज़्यादा, दे, देम, दियर का यूज कर सकते हो, द एम्प्लॉय का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो जेंडर्ड जॉब टाइटल्स, यानी कि दोस्तों अगर आपको अपने लेटर को जेंडर न्यूट्रल बनाना है तो ये शब्द आपको नहीं यूज करने, जैसे कि चेयरमैन, सेल्समैन और पुलिसमैन। इससे ये लगेगा कि किसी मेल को या आदमी को लिखा जा रहा है लेटर। इसके साथ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए, जैसे कि चेयरपर्सन लिख सकते हो, सेल्स पर्सन, डायरेक्टर, पुलिस ऑफिसर और सुपरवाइजर लिख सकते हो। सॉरी। एग्जाम्पल से आप और समझोगे, जैसे कि मैंने लिखा कि इंस्टीड ऑफ, यानी कि इसके बजाय जैसे कि ईच एम्प्लॉय शुड सबमिट हिज और हर टाइम शीट। तो लेटर में अगर मैं ये लिखूंगा तो वहाँ पर मैं हिज और हर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पता लग जाएगा कि किसी लड़की या लड़की को लिखा जा रहा है। लेकिन आपको जेंडर न्यूट्रल बनाना है इस लाइन को, तो क्या करोगे, यूज करोगे ईच एम्प्लॉय, ऐसा लिखोगे आप, ईच एम्प्लॉय शुड सबमिट दियर टाइम शीट। अब पता ही नहीं लग रहा कि किसी लड़की या लड़के को लिखा जा रहा है। ये था भाई सवाल, है ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता, लेकिन देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गुड रीडर्स ऑपरेट एट 4 इंटर रिलेटेड लेवल्स ऑफ मीनिंग। देखो ये सवाल 2 बार तो रिपीट हो चुका है, इस बार भी रिपीट हो सकता है। गुड रीडर्स ऑपरेट एट 4 इंटर रिलेटेड लेवल्स ऑफ मीनिंग, यानी कि दोस्तों जो अच्छा पढ़ने वाला होता है ना, जिसको अच्छे से पढ़ना होता है, जो मीनिंग समझता है लिखे हुए का, वो 4 टाइप के लेवल यूज करता है मीनिंग के। पहला है लिटरल मीनिंग, तो वी अंडरस्टैंड द एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि स्पष्ट रूप से अपन शब्दों का अर्थ समझते हैं। एंड सेंटेंसेज एज दे आर प्रेजेंटेड, जिस तरह से भी जो सेंटेंस लिखा गया है उनका अपन अच्छे से मतलब समझते हैं। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन कन्वेड, यानी कि सतही तौर पे अगर हमें कोई सूचना समझनी है तो हम लिटरल मीनिंग का यूज करते हैं। ये पहला लेवल होता है मीनिंग का, लिटरल मीनिंग ये पहला लेवल होता है, ठीक है, मीनिंग का। आप सवाल रटो सबसे पहले, तो फिर उसका आंसर रटना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, कन्वेड का मतलब होता है कि सामने वाला जो समझाना चाह रहा है। इंटरप्रेटिव मीनिंग, दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लाइड मीनिंग, इन्फ्रेंसेस एंड अंडरलाइंग मैसेजेस विद इन द कम्युनिकेशंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ऑथर जो भी आपको समझाना चाहता है, ठीक है, अगर आप उसको समझ जाते हैं, वो डायरेक्टली तो नहीं लिखा गया है उस कहानी के अंदर, लेकिन उस कहानी में छुपे विचारों को समझ जाते हैं, है ना, इम्प्लाइड मीनिंग को समझ जाते हैं, तो फिर आप कहानी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो आप अपने हिसाब से, समझ के हिसाब से आप चीज़ों की व्याख्या करते हो और समझते हो, ये कहलाता है इंटरप्रेटिव मीनिंग। ये दूसरा लेवल था मीनिंग का, पहला है लिटरल मीनिंग, दूसरा है इंटरप्रेटिव मीनिंग। इसको याद कर लेना, रट लेना। क्रिटिकल मीनिंग देखो, वी इवेल्युएट, मतलब हम जांच करते हैं इस चीज़ की, द कम्युनिकेशंस असेसिंग, आकलन करना, असेसिंग मतलब आकलन करना, इट्स वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड पोटेंशियल बाइसिस, बाइसिस यानी कि पूर्वाग्रह, ठीक है, किसी के प्रति पहले से ही सोच बना लेना, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एंड फॉर्मिंग आवर ओन इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस। क्रिटिकली मीनिंग का क्या मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें आप सवाल जवाब खुद से ही पूछते हो, ये भी पूछते हो कि लेखक ने जो भी लिखा है क्या इस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या लेखक ने कोई बाइसेस तो यूज़ नहीं किया। जैसे कि मान लो कोई फटे कपड़े पहनकर कोई व्यक्ति घूम रहा है, तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, लेखक से ज़्यादा भी नॉलेजेबल हो, लेकिन लेखक ने कह दिया कि तो भिखारी है, ठीक है, इसको कुछ नहीं आता। तो क्या लेखक ने ऐसे कुछ बाइसेस यूज़ किए हैं, वो क्रिटिकल मीनिंग में अपन देखते हैं। आगे चलते हैं, क्रिएटिव मीनिंग, दिस लेवल जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशंस, इट इनकरेजेस इमेजिनेटिव थिंकिंग एंड पर्सनल कनेक्शंस विद द मैसेजेस। क्रिएटिव मीनिंग का क्या मतलब होता है, जब
जब कोई एक ऑथर नए नए विचारों के साथ में अपने जो पर्सपेक्टिव हो उसको प्रस्तुत करता है कम्युनिकेशन में, और वो इनकरेज करता है, ठीक है, ताकि रीडर इमेजिनेटिव तरीके से सोच पाए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रिटन कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशंस, यानी कि ओरल कम्युनिकेशंस और रिटन कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। डिस्क्राइब 3 सिचुएशंस वेयर यू वुड प्रेफर टू यूज रिटन कम्युनिकेशंस एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर योर चॉइस। मतलब आया समझ में। देखो पहला सवाल तो आ गया होगा आपको समझ में, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में अंतर बताना, लेकिन ये लास्ट में क्या लिखा हो भाई, डिस्क्राइब 3 सिचुएशन, यानी कि आपको उन 3 परिस्थितियों के बारे में बताना है जहाँ पे आपने रिटन कम्युनिकेशन को प्रेफर किया था, किसकी जगह, ओरल कम्युनिकेशन की जगह। आपको 3 सिचुएशंस बतानी है। मैं एग्जांपल बता दूँ इसके, जैसे कि आपने प्लाट खरीदा किसी से, ठीक है, तो सामने वाले ने कह दिया कि भाई तुम्हारा होगा ये, तो क्या सामने वाले के कहने पर ये प्लाट हमारा हो जाता है क्या? भाई उसके कानूनी कागजात बनेंगे, भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तभी तो हमारा होगा। लिखित रूप में सामने वाला अपने साइन करेगा, लिखेगा, बॉन्ड बना के हमें देगा रजिस्ट्री के, तब जाके दुनिया और हम मानेंगे कि वास्तव में ये ज़मीन हमारी है, ये प्लॉट हमारा है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ जहाँ पर आप सामने वाले के बोले पे विश्वास नहीं कर सकते लेकिन लिखित स्तर पे कर सकते हो, वो आपको 3 परिस्थितियाँ बतानी है। समझ गए अब? तो सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन बता दो। स्पोकन वर्ड्स होते हैं जनरली लैक्स ऑफ लास्टिंग रिकॉर्ड, यानी कि इनका रिकॉर्ड रखना संभव नहीं होता। जैसे कि 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 दिन बाद में वो खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या बात की थी। इट रिलाइज ऑन मेमोरी, यानी कि ये यादाश्त पर निर्भर रहता है। ओरल कम्युनिकेशंस इमीडिएट फीडबैक, सामने वाला फीडबैक तुरंत मांग सकता है। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरीके का हो सकता है। जैसे कि आप प्रिंसिपल से बात करते हो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, और दोस्त से बात करते हो, है ना, तो वो हो जाएगा इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स और प्रेजेंटेशन और इंटरव्यूज, ये सब क्या है? ये सब ओरल कम्युनिकेशन के टाइप हैं या फिर एग्जाम्पल है। आगे है रिटन कम्युनिकेशन, तो टेक्सचुअल नेचर्स, यानी कि लिखित स्तर पे हम इसकी प्रकृति को समझते हैं। क्रिएट्स ए टेंजिबल एंड लास्टिंग रिकॉर्ड, यानी कि इनका जो रिकॉर्ड रखना संभव हो पाता है। जैसे कि दोस्तों जो ऑथर नॉवेल्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, तो 10 साल 50 साल बाद में भी उनकी कहानियों को अपन पढ़ते रहते हैं। फीडबैक कुड बी डिलेड, यानी कि दोस्तों फीडबैक है वो उसमें डिले हो सकता है। जैसे कि आज हमने किताब पढ़ ली तो ज़रूरी थोड़ी है उसी दिन उस किताब का रिव्यू हम अपन इंटरनेट पर डालें, 1 साल 2 साल बाद में तो डाल सकते हैं। टिपिकली मोर फॉर्मल देन ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा औपचारिक प्रकृति का होता है रिटन कम्युनिकेशन, है ना। इसमें इस तरह की तू तड़ाक वाली लैंग्वेज का यूज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, लेटर्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, बुक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, ये क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। आगे चलते 3 सिचुएशन, 3 ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जहाँ पर आपने रिटर्न कम्युनिकेशन को प्रेफर किया था, उसको प्राथमिकता दी थी। पहला है फॉर्मल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि आपके द्वारा किए गए समझौते जितने भी हैं, एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि ज़मीन वगैरह लेना। डिलीवरिंग कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, किसी को आप ऐसी कोई बात बता रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो फिर आप लिख के बताओ, ये बेटर रहेगा, क्योंकि सामने वाले को कितना याद रहेगा। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू ए लार्ज ऑडियंस, यानी कि किसी को, जैसे कि मैं आपको कोई नई मशीन चलाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मेरे को टाइम लगेगा लगभग 4 घंटे का, और उसमें एक एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं कि इसको इस तरह से क्लिक करना है, फिर ये मशीन इस तरह से चलेगी। तो वहाँ पर अगर मैं लंबी सूचना बता रहा हूँ, वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं? रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस। बहुत ही बढ़िया सवाल आता रहता है, मतलब कम्युनिकेशंस के क्या क्या महत्व हैं, क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना। फंक्शंस मतलब कार्य क्या है इसके। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, अपन हमारी भावना को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक, मोटिवेटिंग एंड परसुएडिंग, यानी कि हम किसी को प्रेरणा दे सकते हैं और किसी बात को किसी बात के लिए किसी को सहमत कर सकते हैं, राजी कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक रूप से हम जुड़ने के लिए भी कम्युनिकेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनको और अच्छे से लिख देना, मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं, व्हाट आर द स्कीमेटा
व्हाट इज़ योर रोल एंड इन रीडिंग, ठीक है। स्कीमेटा क्या होती है, इसका जो भूमिका है रीडिंग में वो क्या है वो आपको बताना है। तो स्कीमेटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडिंग आर मेंटल फ्रेमवर्क्स और स्ट्रक्चर दैट रीडर्स यूज टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दियर प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंसेस। यानी कि दोस्तों स्कीमेटा क्या है, ये एक तो रीडिंग प्रोसेस में काम आता है। पहली बात तो स्कीमेटा रीडिंग प्रोसेस में काम आता है। रीडर कुछ भी पढ़ रहा है तो मन के अंदर उसके विचार चलते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरह का वो बहुत सारी ऐसी बातें बना लेता है कि ये जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता, मैं क्या समझ रहा हूँ। अपने मन के अंदर जो बनाई गई उसकी बातें हैं, ठीक है, उसी बातों का जो फ्रेमवर्क है उन्हीं बातों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि स्कीमेटा है, ठीक है। जो कि प्रायर नॉलेज का मतलब होता है पहले से हासिल ज्ञान के आधार पर अगर कोई रीडर किसी खास कंक्लूजन पे पहुंचता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्कीमेटा कहलाता है। समझ गए स्कीमेटा क्या है, यानी कि मन के अंदर ही अंदर वो विचारों को बना लेता है, कंक्लूजन्स भी बना लेता है और बहुत सारी सोच मन के अंदर ही बना लेता है, वो स्कीमेटा कहलाता है। रोल ऑफ स्कीमेटा, इट हेल्प रीडर्स कनेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन टू वॉट दे ऑलरेडी न्यू। यानी कि दोस्तों ये रीडर को कनेक्ट करती हैं उन सूचनाओं से जो कि वो पहले से जानते हैं। रीडर कैन प्रिडिक्ट नेक्स्ट टेक्स्ट, यानी कि प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, पता चल जाता है रीडर को कि अगला जो सेंटेंस है वो क्या हो सकता है। रीडर्स एग्जिस्टिंग स्कीमेटा कैन इन्फ्लुएंस हाउ दे इंटरप्रेट द टेक्स्ट, यानी कि एक रीडर की जो अभी स्थापित स्कीमेटा है वो प्रभावित कर सकती है किस तरह से वो टेक्स्ट की व्याख्या करते हैं। व्हेन टेक्स्ट आर एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट, यानी कि द्वंद्व पैदा करते हैं, है ना, या फिर अपूर्ण होते हैं टेक्स्ट, तो रीडर्स रिलाई ऑन देयर स्कीमेटा टू फिल इन देयर गैप्स। मतलब कई बार नहीं होता, जो लेखक होता है कुछ बातें छोड़ देता है डॉट डॉट लगा के, और फिर रीडर सोचता रहता है कि भाई आगे कहानी के अंदर क्या हुआ होगा, तो वहाँ पर स्कीमेटा का यूज करता है एक रीडर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस मीटिंग्स एटिकेट्स। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन व्हाइल अटेंडिंग ए मीटिंग एंड वाई। दोस्तों मीटिंग अटेंड जब भी हम करते हैं तो हमें किस तरह के व्यवहार को अपनाना चाहिए वो सब लिखा है ना, किस तरह की भाषा और टोन का इस्तेमाल करना चाहिए वो लिखा है। मीटिंग जहाँ पर भी आ जाए आप लिख सकते हो ये सब। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित रूप से, ठीक है। पहला इसके अंदर लिखो अवॉइड स्लैंग एंड कैजुअल लैंग्वेज। हमें मतलब कि मीटिंग में जब भी शामिल होते हैं किसी भी ऐसे स्लैंग वर्ड को जो हम बोलते रहते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, और कैजुअल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। बी माइंडफुल ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। मीटिंग में गए आप, ठीक है, आपने कुछ वहाँ पर बोला और ऐसा बोला कि सामने वाले का जो रिलीजन था उस पर आपने कुछ बोल दिया, तो आपको सामने वाले की कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई से संबंधित, ठीक है, भाषा से संबंधित, तो सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है भाई। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ डिफरिंग ओपिनियंस, यानी कि मीटिंग के अंदर शामिल जितने भी व्यक्ति हैं उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबका सम्मान करना विचारों का। स्टे काम एंड कंपोज, यानी कि आपको विषम परिस्थितियों में भी शांत रहना है। बी अवेयर ऑफ आवर टोन, पे अटेंशन टू आवर बॉडी लैंग्वेज। रीजन्स देखो, रीजन्स इसके, यानी कि मीटिंग में हमारे एटिकेट्स का क्या महत्व है वो देखो रीजन्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोफेशनलिज्म आता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, काम बढ़िया करते हैं कंपनी के अंदर। अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग, संघर्ष रुकते हैं कंपनी के अंदर। मीटिंग सक्सेस, यानी कि एक मीटिंग में सफलता किस पर निर्भर करती है, अगर आप अच्छी लैंग्वेज और अच्छे टोन का यूज करते हो तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू रिमूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। देखो कम्युनिकेशन में बहुत सारी रुकावटें थी और वो तो मैंने आपको बता दी थी, कैसे दूर कर सकते हैं अपन। एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सभी की बातें ध्यान से सुन करके। यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से और बहुत संक्षिप्त भाषा का इस्तेमाल करना। अडेप्ट टू आवर ऑडियंस, यानी कि सामने वाला ऑडियंस कैसा है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, कितना ज्ञान है, उसके हिसाब से बातचीत करनी चाहिए आपको। बी माइंडफुल, आपको मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहकर बातें करनी चाहिए। अबाउट बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्रिएट ए कंडुसिव इन्वायरमेंट, आपको अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। सीक फीडबैक भी आपको मांगना चाहिए। मैनेज इमोशंस, बी अवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि आप अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से अगर बात कर रहे हैं तो आपको उन संस्कृतियों की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस इट विद एग्जांपल। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत होता है ना। इसमें एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, एक सेंडर और या रिसीवर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब पढ़ते हैं। आया हुआ सवाल है, 10 नंबर में आ सकता है। सेंडर कौन होता है, द इंडिविजुअल या एक कोई व्यक्तिगत इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशंस, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी बातचीत को शुरुआत करता है वो सेंडर कहलाएगा। जैसे कि ए टीचर एक्सप्लेनिंग ए कॉन्सेप्ट टू दियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे टीचर क्या हो गया, सेंडर हो गया। आगे चलते हैं, मैसेज, इट कैन बी आइडिया, इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स। जैसे कि नीता कह रही आई एम गोइंग टू शॉपिंग मॉल, तो यहाँ पे मैसेज क्या है कि भाई वो बाजार जा रही है। तो बाजार ये जो मैसेज क्या हो सकता है, किसी का विचार हो सकता है, सूचना हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती हैं। आगे चलते हैं, इनकोडिंग। इनकोडिंग मैंने आपको बताया था। देखो इनकोडिंग क्या होती है, जैसे कि मेरे मन के अंदर विचार है मनाली घूमने के, और आप हमारे सामने बैठे हो, राइट। तो फिर मैं बोलना स्टार्ट करूँगा कि मनाली घूमने जाना है, यहाँ पे होटल बुक करना है, तो उन विचारों को मैंने लैंग्वेज के थ्रू बता दिए, इसे कहते हैं इनकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड्स, सिंबल और गेस्चर्स के माध्यम से मैं बता सकता हूँ, इनकोड कर सकता हूँ। चैनल, हिंदी में माध्यम कहेंगे। द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, तो ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मैसेज डिलीवर किया जाएगा, जैसे कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन। रिसीवर कौन होता है, ए पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जो संदेश को प्राप्त करता है। आगे चलते हैं, फीडबैक, द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। फीडबैक, जैसे कि मूवी देख के आते हो ना, तो फीडबैक नहीं देते आप, वही वही चीज़ है। डिकोडिंग, यानी कि आपका जो मैसेज है वो किस तरह से समझ रहा है सामने वाला, और डिकोडिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मैसेज बाय द रिसीवर, यानी कि जो प्राप्त करता है वो आपके द्वारा दिए गए मैसेज का किस तरह से व्याख्या करता है, वो डिकोडिंग कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राइट एन ऐसे ऑन दीज टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज। दोस्तों दो आपको ऐसे लिखने होंगे, 10-10 नंबर के होंगे। क्लाइमेट चेंज मैंने अब रैंडम तरीके से सेलेक्ट किया है, ठीक है, रैंडम तरीके से, और ये पेपर है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा। इस तरह के कुछ आंसर है, क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनका आंसर ऐसे लिखना है अपने को। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जलवायु परिवर्तन। तो क्लाइमेट चेंज रेफर्स, तो हमें बताता है टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर्स, यानी कि तापमान में बदलाव, एंड वेदर पैटर्न्स, मौसम में परिवर्तन, मौसम के पैटर्न में परिवर्तन, प्राइमरीली कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेशली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि इसके जो मुख्य वजह है जलवायु परिवर्तन की, है ना। आप जान ही रहे हो कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और धरती का वातावरण है वो भी गर्म होता जा रहा है, तो इंसान की गतिविधियों के कारण ऐसा हो रहा है। और स्पेशली बात करूँ जो जैविक ईंधन है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज, तो इन एक्टिविटीज़ के कारण जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, जैसे कि आपकी मीथेन हो गई, जलवाष्प हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सब ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ट्रैपिंग हीट एंड वार्मिंग द प्लेनेट, यानी कि ये जो गैसें होती है ना, ये वायुमंडल में ही रह जाती है, एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये सूरज से आने वाली जो रेडिएशन है उसको कैप्चर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो वातावरण गर्म होता जा रहा है। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, फॉसिल फ्यूल्स कंबसन, यानी कि जैविक ईंधनों का दहन, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों का कटना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो खेती बाड़ी होती है उससे भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स ये हम डालते रहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव है, राइजिंग टेम्परेचर, तापमान लगातार बढ़ रहा है, मेल्टिंग आइस, बर्फ पिघल रही, एंड राइजिंग सी लेवल्स, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि मौसम की चरम परिस्थितियां बन रही है, जैसे कि बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे और जंतु जानवरों की जो प्रजाति स्पीसीज है वो विलुप्त होती जा रही, खत्म होती जा रही। ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। अब देखो क्या होता है कि जहाँ पे सूखा पड़ेगा, जहाँ पे ड्रोट पड़ेगा, वहाँ पे क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल बर्बाद होगी तो मार्केट में कोई किसान बेच नहीं पाएगा, सरकार के पास कोई पैसा नहीं आ पाएगा, तो सरकार की जो अर्थव्यवस्था वो कमज़ोर होती है। फूड इनसिक्योरिटी, खाने के लिए जो खाना है वो नहीं मिल पाएगा। जलवायु परिवर्तन के ये प्रभाव थे। आगे चलते इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, ठीक है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, आपको ऐसे लिखना है अपने शब्दों के अंदर। तो मैंने लिख दिया अपनी तरफ से, सोशल मीडिया ऑफरिंग बोथ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। देखो पोटेंशियल बेनिफिट्स का मतलब होता है कि
इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं और सिग्निफिकेंट रिस्क यानी इसके महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं सोशल मीडिया के। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? पहला है सोशल कंपैरिजन एंड लो सेल्फ इस्टीम, यानी कि हम सामाजिक रूप से तुलना करने लगते हैं कि वो अमीर है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुलना करते हैं। लो सेल्फ इस्टीम का मतलब है कि हम सामने वाले की से तुलना करके खुद को कम आंकते हैं, खुद को कम समझते हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाता है। साइबर बुलिंग यानी कि आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया के कारण। स्लीप डिसरप्शन, नींद नहीं आती है, सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। एडिक्शन, इसकी लत लग जाती है, किसकी? सोशल मीडिया की। बॉडी इमेज इश्यूज़, यानी कि दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, सामने कोई ऐसा बंदा आया जो कि आपसे बहुत अट्टा कट्टा है, ठीक है, जिम जाता है डेली, तो आप क्या सोचोगे मेरा शरीर कैसा है और इसका शरीर कैसा है, दिन रात का अंतर है। तो आप अपनी जो शारीरिक छवि है उसको भी नेगेटिव बना लोगे, बॉडी इमेज का इश्यू हो जाएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखो सोशल मीडिया के, सोशल कनेक्शन, यानी कि हम अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट, यानी कि हम सूचनाओं तक पहुंच पाते हैं और सहायता भी कर पाते हैं जो कि नीडी पर्सन है। कम्युनिटी बिल्डिंग है, एक प्रकार की कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, जैसे कि मान लो शहर के अंदर आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, तो ऐसे लोग आपके फेसबुक ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाएंगे जिनका इंटरेस्ट किस में है? पेड़ पौधे लगाने के अंदर। हेल्प ईच अदर, ये भी मतलब एक दूसरे की सहायता कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए ग्रुप डिस्कशंस यूथ इन पॉलिटिक्स। मतलब आपके सामने 2 या 3 ऐसे टॉपिक होंगे, आपको कहा जाएगा किसी भी एक टॉपिक पर, है ना, ग्रुप डिस्कशन करवाइए। 5 स्टूडेंट के बीच में करवा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 स्टूडेंट लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ग्रुप डिस्कशन जिसको जीडी कहते हैं, समझ गए ना, किसी भी एक टॉपिक पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो यूथ इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में जब यूथ आएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये सब। तो इसमें बहुत सारे मतलब 3 लोग मैंने शामिल किए। पहला है अंकित। अंकित कह रहा है, हेलो एवरीवन, आई एम अंकित, आई शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट यूथ इन पॉलिटिक्स। मेरा नाम अंकित है, ठीक है, सभी को नमस्ते, और मैं आज अपने जो विचार हैं वो रखना चाहता हूँ किस पर? यूथ इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में युवा। द यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60%, विच इज वाई यूथ शुड एंटर पॉलिटिक्स। यानी कि आज जो भारत की जनसंख्या उसके अंदर 50 से 60% युवा, इसी कारण से युवा को राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि वो शिक्षित भी है। आल्सो दे आर एजुकेटेड, दे नो, यहाँ पे दे नो लिख लेना, अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। जो यूथ है वो नई नई टेक्नोलॉजी समझता है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के बारे में समझता है। अब देखो 3 दोस्तों के बीच में करवाया मैंने ग्रुप डिस्कशन, तो नेहा कह रही है अंकित के बाद में, हेलो एवरीवन, इन माय ओपिनियन, मेरी नज़रों में यूथ पार्टिसिपेशंस इन पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो युवा है उसकी जो भागीदारी है राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, यंग पीपल मस्ट बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन इलेक्शंस। यानी कि एक लोकतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए? जितने भी यूथ हैं, यंग पीपल हैं, वो चुनाव में भाग लेने चाहिए। ह्यूमा, है ना, ह्यूमा क्या कर रही है फिर? हाय, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूथ। ये मतलब यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजनीति में भाग लेना। बिकॉज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी डिसीजन टेकन बाई पॉलिटिशियंस, इफ यूथ पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री टू न्यू माइंड्स, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू सोल्यूशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ह्यूमा क्या कह रही है कि हमारे देश में दोस्तों जितने भी नेता हैं लगभग उम्र दराज हैं सब, ठीक है, वही डिसीजन लेते हैं। और जब जवान लोग आएंगे पॉलिटिक्स के अंदर, उनका नया खून होगा, नए विचार होंगे, ठीक है, नया जुनून होगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी कंट्री के अंदर उनको नए तरीके से, नई सोच के साथ में उनको सोल्व करेंगे, ये ह्यूमा कह रही है। तो आप भी इस तरह से बात करवा सकते हो। 5 दोस्तों के बारे में नाम अलग अलग लिख देना, अपने दोस्तों के नाम लिख देना आप, ठीक है, इस तरह से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स ऑफ डिस्कसिंग एग्जाम स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि एक डायलॉग राइटिंग का भी आपसे सवाल पूछेगा और वो कहेगा आपको 10 टर्न्स में लिखना है। 1 टर्न का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे कि पूनम और सारा के बीच में मैंने बात करवाई है, तो पूनम ने कहा आई एम रियली स्ट्रेस्ड अबाउट द अपकमिंग एग्ज़ाम, तो आने वाली जो एग्ज़ाम है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव में हूँ। सारा ने इसका उत्तर दे दिया, तो ये क्या हुआ? 1 टर्न हो गया। आपको ऐसे टोटल 10 या 15 टर्न लिखने हैं,
सवाल पढ़ लेना, सबसे पहले सवाल पढ़ लेना। डायलॉग राइटिंग का टॉपिक क्या है वो भी आप पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कैसा लग रहा है पढ़ना, समझ में आ रहा है? और एग्ज़ाम के बाद में ज़रूर कमेंट करना कितना हेल्प हुआ। तो सारा क्या कहती है, देखो आपको टॉपिक क्या दिया गया है डायलॉग राइटिंग का, कि भाई परीक्षाएं आने वाली हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है और स्ट्रेस टेंशन हो रही है, ठीक है। तो पूनम क्या करिए, मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ आने वाली एग्ज़ाम के लिए। सारा क्या करिए, टेक ए डीप ब्रेथ, यानी कि गहरी सांस लो। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, आपने बहुत अच्छे से तैयार किए। पूनम, आई फील ओवरवेलम्ड बाय द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मुझे याद तो है सब कुछ, लेकिन इतना भारी भरकम में, मतलब मेरे पास बहुत सारी किताबें हो गई हैं, नोट्स हो गई हैं, तो ये बोझ सा लग रहा है मुझे। सारा, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क, यानी कि एक एक करके पढ़ाई लिखाई करो, मतलब एक साथ मत पढ़ो सब। पूनम, यू आर राइट, तुम बहुत सही हो। आई विल क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल, मैं एक स्टडी शेड्यूल बनाऊंगी। सारा, रिमेंबर टू टेक ब्रेक्स एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर टू, है ना, मतलब बीच बीच में ब्रेक लेते रहना, सारा बोल रही है, और अपना ख्याल भी रखना। पूनम, थैंक्स फॉर द एडवाइस, आई नीडेड दैट इनकरेजमेंट, मुझे ऐसा ही इनकरेजमेंट की जरूरत थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर ए 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन ऑन बिजनेस कॉन्फ्रेंस। कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जा सकता है। देखो प्रेजेंटेशन होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको समझाया था ना अभी, जैसे कि एक कंपनी में काम करते हो आप, किसी भी एक टॉपिक पर आपको बोलना है, तैयार करना है। एक दिन पहले आप अपने लैपटॉप में, पीसी में उसकी पीडीएफ वगैरह तैयार करते हो, फिर डिजिटल स्क्रीन पे उसको सबको लोगों को समझाते हो, ठीक है। तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस ये एक टॉपिक है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, और आपको दे दिया मैंने बिजनेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि मान लो आप है ना बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल एक ऐसे इंसान हो जिसने बहुत ज़्यादा स्टार्टअप को हेल्प किया है और आपका मार्केट में नाम चलता है, आपने काफ़ी छोटी छोटी कंपनियों को ग्रोथ करवाई है, तो आपको उसी चीज़ पे बोलना है कि जो बिजनेस है वो किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने विशाखा नाम का एक कैरेक्टर लिया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाखा शर्मा, ए रेपुटेड बिजनेस लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो क्षेत्र है उसमें मेरा अच्छा खासा नाम है। ओवर द कोर्सेज ऑफ माई कैरियर, यानी कि इस यात्रा के दौरान जो मेरी कैरियर की जर्नी रही है सालों की, आई हैव हेल्प्ड 6 स्टार्टअप ब्यूटी ब्रांड्स बिकम टॉप ब्रांड्स इन द इंडियन मार्केट, यानी कि मैंने 6 स्टार्टअप जो नई छोटी छोटी कंपनियां खुली थी उनका हेल्प किया और आज इंडियन मार्केट में वो छा गई है। आई हैव सर्व्ड एज द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ 3 अवार्ड विनिंग कंपेन्स एंड हेल्प्ड सेवरल ब्रांड्स कम्प्लीटली चेंज देयर इमेज। तो मैं मतलब 3 बार अवार्ड विनिंग कंपेन, मतलब 3 बार मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, किस लिए? क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, ठीक है। मैंने सक्सेसफुली काफ़ी छोटी छोटी कंपनियों को ग्रोथ करवाई है, ठीक है, और उनकी जो ब्रांड है उनका अलग नाम स्थापित हुआ है मार्केट में। नाउ वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब? बिकॉज आई वांट टू हेल्प योर ब्रांड इनटू दिस टफ मार्केट, यानी कि जो ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस मार्केट के अंदर, इसमें भी आप ग्रोथ कर पाएंगे। ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 30 मिनट्स आई एम गोइंग टू शेयर मोर अबाउट माई पर्सनल स्टोरी इन दिस इंडस्ट्री एंड शेयर इनसाइडर एडवाइस ऑन हाउ टू लेवरेज मतलब लाभ प्राप्त करना, आगे बढ़ना योर ब्रांड्स फॉर सक्सेस। तो देखो प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको सबसे पहले ग्रीटिंग लिखना होता है, ग्रीट करना होता है, जैसे कि हेलो एवरीवन, ये क्या है? ग्रीट करना है। उसके बाद में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, राइट। उसके बाद में आप अपना पर्पज बताते हैं, फिर मेन बॉडी आता है, उसके अंदर आपका मेन कंटेंट होता है, और उसके बाद में कंक्लूजन बता दिए, जिसके मतलब आप जितने भी आपने पॉइंट कहे हैं उनका समरी होता है। तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप अपनी तरफ से और भी ज़्यादा लिख सकते हो उसको बेटर तरीके से। प्रेजेंटेशन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लिख देना। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया सजेस्टिंग द नीड फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड क्रिएटिंग मोर वेलनेस सेंटर्स इंक्लूडिंग ए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। यानी कि दोस्तों आप अपने क्षेत्र का जो विधायक है, आप अपने इलाके के MLA है, उसको एक आपको फॉर्मल लेटर लिखना है और उसको कहना कि आपके इलाके में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, और सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है। साथ में ये भी आपको कहना है कि यहाँ पर आप अपने इलाके में वेलनेस सेंटर खुलवाओ, और साथ में एक अलग से स्पेशल हॉस्पिटल होना चाहिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए।
तो लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल लेटर याद कर लो अच्छे से। लेफ्ट से हम शुरू करेंगे, जैसे कि आपका नाम अक्षिता है तो अक्षिता गुप्ता। घर का एड्रेस लिखना है, फिर मतलब जेन्यून नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रॉस करके भी आप लिख सकते हो, क्रॉस क्रॉस ऐसे। B74 रोहिणी न्यू दिल्ली, तो अक्षिता गुप्ता यहाँ की रहने वाली है। 2 जुलाई 2025 को लिखा जा रहा लेटर। देखो ये मैंने डॉट डॉट लाइन क्यों बनाई है, यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने गैप दिया एक लाइन का। तो मैंने फिर द ऑनरेबल MLA लिखा है, फिर रोहिणी मतलब कहाँ का MLA वो लिख दिया है। सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखा है रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो बुनियादी ढांचा, यानी कि हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, स्टाफ नहीं है, मेडिकल स्टाफ, तो उसी से संबंध में है ये। रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन रोहिणी, यानी कि रोहिणी के अंदर अपर्याप्त सुविधाएं हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स लेक एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट, यानी कि जो वर्तमान में जो अस्पताल है वहाँ पर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है ऐसा जिससे कि अच्छा इलाज हो पाए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है। मैनी रेजिडेंट्स, यानी कि जो हमारे इलाके के निवासी हैं, आर फोर्स्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि अपना इलाज कराने के लिए वो दूर दूर जगहों पे जाते हैं। विच बिकम्स ए क्रिटिकल इन एमरजेंसी, यानी कि अगर किसी को इमरजेंसी है तो उस स्थिति में और भी खतरनाक स्थितियाँ हो जाती हैं। आई अर्ज यू टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इम्प्रूव हेल्थ केयर बाई अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स एंड एस्टेब्लिशिंग मोर वेलनेस सेंटर्स, यानी कि मैं आपसे अपील करती हूँ इस चीज़ की कि आप जल्द से जल्द इस मामले पर ध्यान दें और अपग्रेड करवाएं, है ना, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करवाएं और वेलनेस सेंटर खुलवाएं। एडिशनली स्पेशलाइज्ड और अतिरिक्त रूप से एक ऐसा विशेष रूप से अस्पताल खोला जाए जो महिलाओं और बच्चों को डेडिकेटेड हो। इज एसेंशियल, जो कि आवश्यक होगा, टू इंश्योर, यानी कि सुनिश्चित करना, बेटर मैटरनल एंड पेडियाट्रिक केयर। मैटरनल का मतलब होता है मातृत्व स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, और पेडियाट्रिक मतलब शिशु स्वास्थ्य। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट योर इंटरवेंशंस इन दिस मैटर फॉर द वेल बींग ऑफ आवर कम्युनिटी, यानी कि मैं आपका हस्तक्षेप चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और वास्तव में काम करें ये मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, हमारे लिए। और फिर आप लेफ़्ट साइड में लिख सकते हैं योर सिंसियरली, आप अपने सिग्नेचर, नीचे आपका नाम। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक गेस पेपर या प्रैक्टिस पेपर कह लो, इसको मॉक टेस्ट कह लो, इससे आपकी प्रैक्टिस हुई है। और कैसा लगा वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है, इसी वीडियो को 2-4 बार देख लो, टाइम है आपके पास में। मुझे आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है, मैंने खुद नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है, इस टाइम पर भी। तो अच्छे से पेपर दे के आना और पेपर देने के बाद में कमेंट ज़रूर से करना, बढ़िया जाएगा। गुड लक, थैंक यू एंड गुड बाय।